हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैसों का वर्णन कीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को भी बताइए। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है उसको बताना है, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे पर्यावरण पर, इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है, और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और वापस अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रीन हाउस है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है तो उस प्रकाश को इसमें जो गैस पाई जा रही है हमारे ग्रीन हाउस में, ये अवशोषित कर ले, सोख ले रही है और वापस नहीं जाने दे रही है, रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यह है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से आने वाले विकिरण ग्रीन हाउसों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होते हैं। यह पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखता है और उसे जमने से बचाता है। ठीक है, तो यही था ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा। कुछ विशेषज्ञों ने इसके बारे में बताया, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी में बताया गया है कि वायुमंडल का गर्म होना क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को कुछ गैसें सोख लेती हैं, इसलिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिलिप्स जियोग्राफी डिक्शनरी में बताया गया कि वायुमंडल की निचली सतह का सूर्य की गर्मी को संधारित करने एवं पुनः परावर्तित करने से गर्म हो जाता है। पृथ्वी जो हमारा है, यह वायुमंडल की निचली सतह पर सूर्य की गर्मी को संधारित और पुनः परिवर्तित करने से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद गुडी एवं अन्य लोगों ने बताया कि वायुमंडल के तापमान में कुछ गैसों की उपस्थिति से परिवर्तन आ जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस कांच से बना या फिल्म से बना एक प्रकार का घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों की हवा को गर्म करती हैं। ठीक है, जो ग्रीन हाउस की गैसें होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, वह ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करती हैं। अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जैसे देखिए ग्रीन हाउस होता है वह पूरी तरह से पैक होता है, सूर्य की जो गर्मी आती है वो क्या करता है, उसमें जो गैस पाया जाता है वह उसको अवशोषित कर ले जाता है और वहां से उसको बाहर निकलने की जो जगह होती है या स्थान होता नहीं होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। अभी आगे आप लोग समझ में आएगा। अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल में भी यही स्थिति होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब वो गैस उसको अवशोषित कर लेता है सूर्य के प्रकाश को, तो यह होता है ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर वह बढ़ जाता है, जो पौधे के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है, रात में जब पृथ्वी ठंडी रहती है तो गर्मी वापस वायुमंडल में विकीर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। यही वह चीज है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है, जिससे पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव हो पाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव हो पाता है। तो ये तो इससे कुछ लाभ था। ठीक है, मतलब लाभ भी है, इससे हानि भी है। हानि क्या है, ये पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल कर समुद्र में आ रहे हैं और कुछ दिन में एक आपदा का रूप ले लेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन वजह भी यही है और पेड़ पौधे काटना भी एक वजह है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, क्या है गैस, ग्रीन हाउस गैसें क्या है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमें पढ़ना डिटेल से, चलिए उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही दिया था। देखिए जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि ग्रीन हाउस के लिए कुछ गैसों की अतिरिक्त मात्रा के वायुमंडल में उपस्थिति हो जाना होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आदि।
ठीक है। लेकिन इनमें 4 गैस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो 4 गैसें मैंने बताया, इन 4 गैसों का प्रभाव जो है हमारे वायुमंडल में या ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो इन चारों गैसों के बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस से क्या है, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसों का वर्णन कीजिए। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में क्या है, एक महत्वपूर्ण गैस है। इसकी निर्धारित मात्रा वायुमंडल में तापमान को निर्धारित करती है, ठीक है। इसकी जो निर्धारित मात्रा है वायुमंडल में, वही तापमान को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग शीतलता के लिए, संधारण हेतु, अग्निशमन हेतु तथा कार्बोनेट युक्त पेय पदार्थों में भी किया जाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले इसकी मात्रा लगभग 0.009% थी, ठीक है। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय इसकी मात्रा लगभग 0.009% थी, जबकि वर्तमान में वृद्धि होकर यह 0.0037% हो गई है। 0.037% हो गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाएं हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, मानवीय क्रिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका कारण कौन है, मानव है, ठीक है। प्रमुखतः जीवाश्म ईंधनों का दहन, ताप विद्युत गृह, स्वचालित वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा उद्योगों में वृद्धि, जंगलों की आग, डीजल का अधिक प्रयोग आदि, साथ ही ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कर रही हैं, ठीक है। विश्व में प्रतिवर्ष जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्सर्जित कार्बन का प्रतिशत प्रमुख देशों में निम्न प्रकार से बढ़ता है। इसके बाद दूसरा गैस है मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में मैंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह वायुमंडल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इसकी निर्धारित मात्रा वायुमंडल में तापमान को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग शीतलता के लिए, संधारण हेतु, अग्निशमन हेतु तथा कार्बोनेट युक्त पेय पदार्थों में किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के समय इसमें इसका मात्रा जो थी वो तो लगभग 0.009% थी, लेकिन आज वर्तमान समय में इसकी मात्रा 0.37% हो गई है। इसके बढ़ने का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। इसके बाद मीथेन गैस के बारे में जानेंगे, CH4 के बारे में, ठीक है। तो मीथेन गैस कार्बन और हाइड्रोजन से मेल से बनती है, ठीक है। मीथेन गैस जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की मेल से बनती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 52 करोड़ टन मीथेन गैस वायुमंडल में घुल रही है। इस प्रकार प्रतिवर्ष इसकी मात्रा में लगभग 1% की वृद्धि हो रही है। मीथेन गैस में वृद्धि का कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों है, ठीक है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों में से एक प्रमुख गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, जो वातावरण में प्रतिवर्ष लगभग 0.25% की दर से बढ़ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है बहुत खतरनाक गैस है, वातावरण में लगभग 0.25% की दर से बढ़ रहा है। इसकी वृद्धि का कारण महासागर, उष्णकटिबंधीय मृदा, नमी के वन, सवाना के अतिरिक्त नाइट्रोजन उर्वरक, भूमि उपयोग में परिवर्तन, वनोन्मूलन, वायु अंश जलाना तथा औद्योगिक स्रोत आदि हैं। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह ग्रीन हाउस गैसों में परिवर्तन है जो पूर्णतः मानवीय क्रियाओं से उत्सर्जित होता है। यह जो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज होता है उससे, और वातानुकूलित अग्निशमन उपकरणों, प्रसाधन सामग्री, AC जैसे हो गया, ठीक है, प्लास्टिक, फोम आदि के उपयोग से होता है। और यह सबसे अधिक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ये ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। चलिए चलते हैं आगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो उसके प्रभाव के क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका व्यापक रूप से परिवहन और बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन मतलब समझ रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, ये सब, कोयला हो गया, ये सब क्या है, सब जीवाश्म ईंधन है। कोयला नहीं, ये सब जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, परिवहन और बिजली उत्पादन में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी बढ़ रहा है। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई में वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बाइक जो है, 4 व्हीलर, मतलब जो भी वाहन है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, सब लोग उसमें डीजल पेट्रोल डलवाएंगे। उससे उसका उत्पादन उपयोग अधिक होगा, और उपयोग अधिक होगा तो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाएगी, मतलब उससे जो गैसें हैं वह बढ़ेंगी। अगला है वनों की कटाई। तो पौधे और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है।
पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ों की कटाई के कारण ग्रीन हाउस गैसों में काफी वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, वनों की कटाई होने से क्या, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे इतनी तेजी से कट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कम मात्रा में ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अभी थोड़ा सा कुछ पहले से कम हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है खेती। तो खेती से भी क्या होता है, खेती से भी ग्रीन हाउस प्रभाव में इफेक्ट आता है। ठीक है, उर्वरकों में प्रयुक्त नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, जब हम लोग उर्वरक में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदानकर्ता में से यह भी एक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट और लैंडफिल। तो उद्योगों और कारखानों से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। लैंडफिल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी छोड़ते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होता है। तो यह तो था ग्रीन हाउस गैसों का कारण। चलिए आगे, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव, किस पर प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस गैसों का? तो यह पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि की घटना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि की घटना है, मतलब जब वायुमंडल के तापमान में वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है उससे यह घटना होने वाला है। ठीक है, इस पर्यावरणीय समस्या का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन के जलने, वाहनों, उद्योगों और अन्य मानवीय गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी आपदा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या एक बहुत बड़ी आपदा है जो ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों से निकलती है। इससे क्या हो रहा है, इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में जाएंगे, इससे पिघलते पिघलते एक दिन यह आपदा का रूप ले लेगा। इसको रोकने का सिर्फ एक उपाय है कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएं और अपने भारत को ग्रीन बनाएं। इससे यदि हम लोग अपने भारत को ग्रीन बनाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पेड़ पौधे अवशोषित करेंगे। जब पेड़ पौधे अवशोषित कर लेंगे तो हमें ऑक्सीजन देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत का ह्रास, इसका प्रभाव यह भी है। ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी का कवच बोला जाता है ओजोन परत को, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका ह्रास कर रहे हैं, उसको उसको घेर रहे हैं। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी कीड़ों से बचाती है। यह समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है वह समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण के परिणाम स्वरूप हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सतह पर प्रवेश करती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है और जलवायु में भारी बदलाव भी आ सकता है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, गैसें जो है ग्रीन हाउस की, यह ग्रीन हाउस हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, या उसको पृथ्वी का कवच बोला जाता है, उसको हरास कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट जो कीड़े वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रहे हैं और सभी किसी को त्वचा का कैंसर भी हो सकता है इससे। ठीक है, अगला है, इस घटना का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि सहित प्राकृतिक गैसों का संचय। ठीक है, इस घटना का कारण क्या क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और आदि प्राकृतिक गैसें हैं। चलिए आगे चलते हैं। धुंध और वायु प्रदूषण। तो धुआं और कोहरे के मेल से स्मॉग बनता है। ठीक है, धुआं और कोहरे की स्मोक से मेल से क्या बनता है, स्मॉग बनता है। यह प्राकृतिक तरीकों और मानव निर्मित गतिविधियों दोनों कारण हो सकता है। ठीक, स्मॉग जो है और प्राकृतिक तरीकों और मानव निर्मित गतिविधियों दोनों कारण हो सकता है। सामान्य तौर पर स्मॉग आमतौर पर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड सहित अधिक ग्रीन हाउस के जमा होने से बनता है। स्मॉग के निर्माण में प्रमुख योगदानकर्ता ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उत्सर्जन है। कृषि आग, प्राकृतिक जल, जंगल की आग और इन रसायनों की आपस में प्रतिक्रिया से स्मॉग बनता है। ठीक है, क्या मतलब, जैसे क्या होता है कि धुआं धुआं पूरा दिखने लगता है। जैसे देखेंगे दिल्ली में थोड़ा सा उधर पंजाब वाले अपना पुआ जला देते हैं, पराली जलाते हैं, तो पूरा दिल्ली धुआं धुआं हो जाता है, तो वही बोल रहा है यहाँ। ठीक है, अगला जल निकायों का अम्लीकरण। तो हवा में ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में वृद्धि ने दुनिया के अधिकांश जल निकायों को अम्लीय बना दिया है। ग्रीन हाउस गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा के रूप में गिरती हैं, इससे जल निकायों का अम्लीकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्षा का पानी अपने साथ प्रदूषक तत्वों को भी बहाकर नदी, झरनों और झीलों में गिराता है, जिससे उनमें अम्लीकरण होता है। तो यह था पूरा ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस की उत्तरदायी गैसें कौन सी है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, प्रभाव क्या क्या प्रभाव इसका, सब कुछ मैंने बता दिया। मतलब कि मेरा कहने का यह है कि ग्रीन हाउस का इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, जो हम लोग जानेंगे अनाज, दाल और तिलहन के भौतिक गुण और थर्मल गुण, एरो हाइड्रोनामिक लक्षण। ठीक है, जो कि ये सब पूछता है एग्जाम में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो इसी के बाद क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और मैंने पहले जो भी क्वेश्चन कराया उसको आप लोग यदि देख लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्मल गुण क्या है। तो कच्चे खाद्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार के थर्मल उपचार के अधीन किया जाता है, जैसे हीटिंग, कूलिंग, प्रसंस्करण के लिए, सुखाने के लिए, ठंडा करने के लिए। इस सभी चीजों के लिए क्या किया जाता है, थर्मल गुण का यूज किया जाता है। ठीक है, तापमान का परिवर्तन उत्पाद के थर्मल गुणों पर निर्भर करता है। तापमान का जो नियंत्रण होता है वह उत्पाद के थर्मल गुणों पर निर्भर करता है। इसलिए थर्मल गुणों का ज्ञान विशिष्ट ताप, थर्मल चालकता, तापीय विचलन आदि विभिन्न तापीय उपकरणों के डिजाइन के लिए आवश्यक होता है। और गर्मी हस्तांतरण ऑपरेशन पर विभिन्न समस्याओं का हल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था थर्मल गुण। दूसरा देखेंगे एरो हाइड्रोनामिक लक्षण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है बार बार, एरो हाइड्रोनामिक लक्षण। तो क्या जान लीजिए, कृषि उत्पादों में अवांछित सामग्री से वांछनीय उत्पादन को अलग करने के लिए हैंडलिंग और प्रसंस्करण में अक्सर एक वाहक के रूप में हवा और पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पादों में अवांछित सामग्री मतलब जो वांछनीय, अवांछित मतलब जिसका यूज नहीं है। ठीक है, उन सभी चीजों को वांछनीय उत्पादन से अलग करने के लिए हैंडलिंग और प्रसंस्करण में अक्सर एक वाहक के रूप में हवा और पानी का यूज किया जाता है, जिसको एरो हाइड्रोनामिक लक्षण कहते हैं। बहुत सालों से वायवीय कृषि मशीनरी और खाद्य प्रसंस्करण उपकरण उपयोग किए जाते हैं इसके लिए। हालांकि अधिक किफायती परिवहन या कम हानि के लिए फल व सब्जियों जैसे उत्पादों में पानी का उपयोग कृषि उद्योग से एक अपेक्षाकृत नया विचार आता है। ठोस पदार्थों पर द्रव का प्रवाह ठोस में आसपास होता है। इस विषय के सिद्धांतों के रूप में द्रव यांत्रिकी के रूप में जाना जाता है। कृषि उत्पादों के हैंडलिंग और प्रसंस्करण में तेजी से व्यापक अनुप्रयोगों और उन भौतिक गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है जो वायु मार्ग को प्रभावित करते हैं। तो सब मिलाकर एरो हाइड्रोनामिक लक्षण क्या है कि जब कृषि उत्पादों में से अवांछनीय या अवांछित सामग्री से वांछनीय उत्पादन को अलग करने के लिए हैंडलिंग और प्रसंस्करण में एक वाहक के रूप में हवा या पानी का उपयोग किया जाता है, तो उसी को एरो हाइड्रोनामिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरो हाइड्रोनामिक लक्षण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो बताया समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ग्रीन हाउस ड्रायर क्या होते हैं। ठीक है, ड्रायर क्या होते हैं, ग्रीन हाउस ड्रायर। तो ग्रीन हाउस में ग्रीन हाउस ड्रायर प्रणाली का विचार सौर कलेक्टर के साथ संयोजन करना है। ठीक है, इस सौर ड्रायर की छत और दीवार पारदर्शी सामग्री से बनाई जाती हैं। जो भी इनकी सौर ड्रायर होते हैं, इनका जो दीवार होता है वह पारदर्शी छत बनाया जाता है उनमें, मतलब जो इसमें से सूर्य की रोशनी जो है वो अंदर आ सके। ठीक है, तो पारदर्शी सामग्री से बनाई जाती है, जैसे ग्लास, फाइबर ग्लास, अल्ट्रावायलेट प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट शीट आदि से बनाया जाता है। यह पारदर्शी सामग्री को स्टील फ्रेम के साथ का पानी प्रवेश द्वार से होकर चैम्बर में चला जाता है और संरचना में विकिरण अवशोषण को बढ़ाने के लिए काली सतहों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सतह होगा, नीचे का जो सरफेस होता है उसको काला रंग का रखा जाता है। सुखाने वाली हवा का वितरण प्रवेश मार्ग और निकास संरचना के भीतर उचित स्थान लगाया जाता है। यदि ग्रीन हाउस ड्रायर ठीक से डिजाइन किया गया हो तो यह बड़े पैमाने पर पदार्थों को सुखाने के लिए उपयुक्त होता है। तो यह था ग्रीन हाउस ड्रायर। ग्रीन हाउस ड्रायर क्या होता है, ग्रीन हाउस ड्रायर एक प्रकार का हमारे अनाज को सुखाने वाला क्या होता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस की जो ऊपर की छत होती है उसको क्या बनाया जाता है, पारदर्शी बनाया जाता है। ठीक है, नीचे का जो सरफेस होता है उसको काले रंग का रखा जाता है। इतना सब आप लोग को मैंने बताया। और पीछे जो मैंने आप लोग को बताया है वीडियो क्वेश्चन पिछली वीडियो में, उसकी पिछली वीडियो में, उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।